साथियों नमस्कार। आज हम जेआईबी के थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडल ए और बी का थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। अकाउंट में न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी थ्योरी से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वो भी अपने को पढ़ना जरूरी है। तो अपन मॉडल ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये अपने को सारे याद होना चाहिए कि कौन से नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है ना। देखते हैं अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड। तो ये बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में इन्हें अकाउंटिंग 7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 8 में इन्हें 9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 11 में द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 13 में है ना। 14 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमलगेशन। 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 में बोरोइंग कॉस्ट। 17 की बात करते हैं तो सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 19 में लीजेस। 20 में अर्निंग पर शेयर। 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अपने को दिखाता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। 23 बताता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 25 interim financial reporting. 26 intangible assets. 27 financial reporting of interest in joint venture. 28 होगा impairment of assets और 29 होगा provision contingent liability and contingent assets, है ना। तो ये सारे 1 से लगाकर 29 तक अपने को याद होना चाहिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या शो करता है, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जो अपना सही ऑप्शन रहेगा वो अपने को टिक करना पड़ेगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IND-AS है ना, और ग्लोबली जो है वो IFRS। यूएस में गैप चलता है। तो ये तीनों अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएस में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, तो वो गैप हो गया है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर ग्लोबली पूछ लिया तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें तो जो क्रॉस बॉर्डर अपना जो भी बिजनेस या जो भी होगा उसमें जो प्राइसिंग रहेगी वो उसको अपन ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, है ना, तो उसको अपन ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना ASB विद कंस्टिट्यूटेड बाय द ICAI, है ना, ये दोनों मिलके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्लस ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो 2 लेवल पे हैं इस पे, एक एट द रिकॉर्डिंग स्टेज में क्या क्या है और एट द रिपोर्टिंग स्टेज में क्या क्या है, ये सारे अपने को याद होना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टेज में 6 है और रिपोर्टिंग स्टेज में 7 है ना, तो इनको अपने को सारे याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो रिकॉर्डिंग स्टेज में देखते हैं अपन कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और F वाला हो गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट, है ना। तो ये पूरे जो 6 है ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे होंगे। एट द रिपोर्टिंग स्टेज में गोइंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंस, ये सारे जो है 7 ये रिपोर्टिंग स्टेज पे
अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट रहेंगे, है ना। अब गोइंग कंसर्न की बात करें तो अकाउंटिंग मानता है कि जो बिजनेस जो रहेगा, अगर मान लो किसी ने बिजनेस चालू कर लिया है तो वो हमेशा चलते रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, है ना। तो ये मानता है कि भैया कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और जो भी लॉसेस होंगे उसी को अपन दर्शा पाएंगे। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रहेंगे, तो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट रहेंगे। ये क्या बताते हैं अपने को, उसके बारे में अपने को पता चलना चाहिए, होना चाहिए, है ना। तो एक तरफ डेबिट लिख लिया अपन ने, एक तरफ क्रेडिट लिख लिया। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, और ऐसा कैसा क्रेडिट द गिवर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, उसको अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट कर लो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर लो। ऐसे कैसे नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको डेबिट कर लो, और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन, जो भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट कर लो। तो तीनों डेफिनेशन अपने को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। पर्सनल अकाउंट, 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। जैसे बैंक हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील, राम हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हुआ, ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 टाइप के हो गए, टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट। जैसे प्लांट्स हो गए, है ना, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये इनटेंजिबल है इन्वेस्टमेंट, इसको अपन छू नहीं सकते। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेडमार्क, ये भी इंटेंजिबल हो गया, इसको भी अपन छू नहीं सकते। कैश, ये सारे रियल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सेकंड हो गया इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो इनके जो भी जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, कैरेज हो गया, कमीशन रिसीव, इंश्योरेंस डिस्काउंट रिसीव, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। चलो अब जनरल और लेजर इनकी बात समझते हैं। जनरल जो होता है सबसे पहला होता है अपना अकाउंटिंग में, द प्राइमरी रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इज द जनरल। सबसे पहला जो प्राइमरी रिकॉर्ड होता है वो ट्रांजेक्शन का वो जनरल होता है ना। जनरल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड शो करता है, शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जनरल में अपन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को शो करेंगे। दूसरा होता है कैश बुक, कैश बुक द बुक दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, कैश बुक इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक जो होता है उसको अपन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं, तो जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग साइकिल हो सकती है, तो आपको सबसे पहले होता है अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद में क्लासिफाइंग करते हैं और उसको समराइज करते हैं, ये एक अकाउंटिंग साइकिल बन गया। लेजर की बात करें, द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, है ना। जैसे जनरल अपना प्राइमरी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, तो अपन लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड, 2 साइड में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड हैंड साइड को अपन डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को अपन क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो ये अपना लेजर हो गया, है ना। जनरल वर्सेस लेजर, जनरल में कोई एंट्री अगर अपने को लेजर में ले जाना है तो उसको अपन पोस्ट करेंगे, ठीक है। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जनरल एंड देन दे आर पोस्टेड टू लेजर। तो अगर लेजर में कोई एंट्री जा रही है तो उसको अपन पोस्टिंग कहेंगे, और जनरल में जनरलाइजिंग। ये अपने को पता चलना होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी। द जनरल इज अ बुक ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है। द लेजर इज अ बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, है ना। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। टाइप्स ऑफ कैश बुक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल कॉलम होती है जिसमें एक 1 कैश कॉलम होता है,
2 कॉलम होती है उसमें कैश प्लस डिस्काउंट होगा, और 3 कॉलम होगा उसमें एक बैंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद होना चाहिए कि सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम होता है, डबल कॉलम में कैश प्लस डिस्काउंट होता है, और 3 कॉलम में कैश प्लस डिस्काउंट प्लस बैंक, ये तीनों, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे। तो 3 कॉलम में जैसे मान लो कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम है, थर्ड वाला कौन सा है, तो बैंक करके अपने को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, पीटी कैश बुक है ना, छोटे मोटे खर्चों के लिए अगर अपन एक कैश बुक बना लिया डेली रूटीन वाले, तो उसको अपन पीटी कैश बुक बोलेंगे। पीटी कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स इन विच ऑल द स्मॉल पेमेंट और पीटी एक्सपेंसेस सच एज कन्वीनियंस, कार्टेज एक्सेट्रा रिकॉर्डेड। पीटी मीन्स स्मॉल। ठीक है, 2 टाइप की होती है, सिंपल पीटी कैश बुक और कॉलमनर पीटी कैश बुक। ओनली 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, तो कौन प्रिपेयर करता है, ऑप्शन दे देंगे आपको, बैंक प्रिपेयर करता है, ओनर प्रिपेयर करता है, कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई चौथा ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा ओनर इटसेल्फ, जो भी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। चलो अब ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, द डायरेक्टरी फॉर अकाउंटेंट्स, है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है, जो भी सारे लेजर अकाउंट की समरी होती है उसमें अपन ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है अपना जनरल, उसके बाद में लेजर, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस। तो ये तीसरे नंबर का है। 2 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस होते हैं, एक ग्रॉस ट्रायल बैलेंस होता है, एक वो नेट ट्रायल बैलेंस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे अलग से, और बाकी इनको अपने को याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक होता है क्लेरिकल एरर्स, दूसरा होता है प्रिंसिपल एरर। तो अपन क्लेरिकल एरर के बारे में ही पढ़ेंगे, नाम से ही पता चल जाता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। इनको मैं समझा देता हूँ। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कुछ चीजें छोड़ देना या पूरा छोड़ देना। कमीशन का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन विद द रॉन्ग अमाउंट, है ना, मतलब कुछ गलत लिख दिया अपन ने। और कंपनसेटिंग एरर का मतलब हुआ कि भाई एक गलत चीज करती, उसने दूसरे को सही कर दिया और वो कंपनसेट हो गई वहीं पे, है ना। तो अपन देखते हैं डेफिनेशन, एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड, मतलब छोड़ दिया, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अपन ने उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ऐसे कैसे बात करते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ट्रांजेक्शन विद द रॉन्ग अमाउंट और पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, है ना, इसको अपन एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। एरर ऑफ कंपनसेशन, जब एक एरर दूसरे को छुपा ले या उसको कवर कर ले, व्हेन वन मिस्टेक नलिफाई द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ अनदर, उसको अपन एरर ऑफ कंपनसेशन। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट्स, है ना। डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपने को करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है, तो इसके लिए अपने को डेप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ी। टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, ये तीसरा इसका आवश्यकता हो गई। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गई, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो गई, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड हो गई। इनके सारे न्यूमेरिकल अपन न्यूमेरिकल वाले जो सीरीज रहेगी उसमें करेंगे, तो ये आपको और इजीली समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। कैपिटल मतलब थोड़ा लार्ज अमाउंट, अमाउंट स्पेंड इज यूजुअली लार्ज, और यहाँ पे रेवेन्यू में जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो स्मॉल होता है। द पर्पज इज टू इम्प्रूव और इनहेंस बिजनेस और प्रोडक्टिव और अर्निंग कैपेसिटी, है ना। इसका पर्पज है बिजनेस को बढ़ाना, प्रोडक्टिव और अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। द पर्पज इज टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशंस, जो भी अपने पास में फिक्स एसेट है ना, मशीनरी वगैरह होगा, उनको मेंटेन रखना। द बेनिफिट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो पूरे लंबे समय तक रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। नॉन रिकरिंग है, इसको अपन रिकरिंग रिकवर नहीं कर सकते, ये रिकरिंग है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट में शो करते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करते हैं, तो अपन उसको बैलेंस शीट में, और या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करते हैं, तो उसको अपन P&L अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, इनमें डिफरेंस अपन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या डिफरेंस है? इट इज ए अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, है ना। इट इज मेड बाय क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्रेडिटर के द्वारा बनाया जाता है। इट इज मेड बाय डेटर, जो कर्जा लेता है वो बनाता है प्रॉमिसरी नोट कि भैया मैं इतना आपसे कर्जा लेता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतने दिन में आपको ये चुका दूंगा, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होगी, है ना। एक बैंक इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रेडिटर, डेटर और बैंक जो इंटरमीडिएट जो उसको डिस्काउंट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। और जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टियां रहती है, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है? A bill of exchange can be drawn upon any person including a bank, किसी के भी ऊपर अपन ड्रॉन कर सकते हैं, जबकि क्या हुआ, चेक केवल बैंक पे ड्रॉन होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प, स्टाम्पिंग जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जबकि चेक के मामले में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी, बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी है, जबकि नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ चेक। चलो, फंक्शन परफॉर्म बाय द बैक ऑफिस, जो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं बैंक वगैरह के बैक ऑफिस में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिपॉजिट, सर्विस चार्जेस वगैरह काटते हैं हम लोग, वो सब बैक ऑफिस का फंक्शन है। लोन्स वगैरह जो अपन प्रिपेयर करते हैं, फाइल वगैरह। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो भी करते हैं। ई बैंकिंग, अदर बिजनेस फंक्शन जैसे क्लियरिंग हो गया, कलेक्टिंग हो गया, रेमिटेंस हो गया, एटसेट्रा, ये सारे बैक ऑफिस के फंक्शन है। टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट्स, 3 तरह के ऑडिट होते हैं अपने बैंक में। कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ISA बोलते हैं अपन, और स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये 3 तरह के ऑडिट अपने बैंकों में होते हैं। चलो, अब मॉडल बी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है वो अपन न्यूमेरिकल में भी कवर करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे बैलेंस शीट एक्चुअल में होती क्या है, कैसे क्या कैलकुलेशन करते हैं, कैसे समझते हैं अपन उसको। यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट में अपन देखते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है। कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, है ना। C इक्वल्स टू A माइनस L, ये असेट हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कैसे भी आप याद रखना है, फॉर्मूला जरूर याद रखना है अपने को। असेट क्या क्या हो सकते हैं? असेट अपना कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे अपने असेट्स हो सकते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी की बात करते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल, है ना, जो अपने को भविष्य में पे करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर अपन ने ले रखी है, तो ये सारे अपने कैपिटल प्लस लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। फीचर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, ऐसा करके। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन होता है ना। सक्सेशन मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक्सपायर हो गया या कोई हट गया या डायरेक्टर का कुछ हो गया तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, ये हमेशा चलती रहेगी। कंपनी की कॉमन सील रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, है ना, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, लार्ज मेंबरशिप, मिनिमम पेड अप कैपिटल, तो ये 10 जो है इसकी फीचर्स है कंपनी के। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपन थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड के केस में। यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर 7 हो सकते हैं,
मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये अपने को याद रखना है, 1 मार्क या आधा मार्क का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1 लाख रुपए होता है और मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए होता है ना। टाइप्स ऑफ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पे, 1 मार्क लिख लो आप, है ना। तो बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी क्या क्या हो सकती है, तो क्या होगी, चार्टर्ड कंपनी हो सकती है, स्टैट्यूटरी हो सकती है, रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है या फॉरेन कंपनी हो सकती है। ये चारों अलग से याद होना चाहिए। ये बेस्ड ऑन ऑनरशिप के बारे कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है और होल्डिंग कंपनी हो सकती है। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी और सब्सिडरी कंपनी। ये सारे अलग अलग अपने को याद होना चाहिए, चारों चार चार सभी के हैं, इतने टाइप की कंपनियां हो सकती है। तो ये अपने को चारों अपने तीनों जो बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, ओनरशिप और लाइबिलिटी के हिसाब से ये अपने को याद होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। सबसे बड़ा होता है ऑथराइज, उसके अंदर होता है इशूड, उसके अंदर बोलते हैं सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप, ये ऐसा चलेगा। ऑथराइज कैपिटल वो है कैपिटल विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी एक बनती है तो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करते हैं हम लोग या बनाते हैं। तो जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है वो एक उसका ऑथराइज कैपिटल होगा, जिसके 100 करोड़ हो गए, 50 करोड़ हो गए, जो भी होगा वो उसका ऑथराइज कैपिटल होगा। अब ऑथराइज कैपिटल में से कितना इशू करती है, कैपिटल विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी, वो उसको इशूड कैपिटल बोलेंगे। मान लो 100 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ रुपए उसने इशू किया तो उसका इशूड कैपिटल हो गया। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब इशूड कैपिटल में से कितना सब्सक्राइब करती है पब्लिक, वो उसका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। 80 करोड़ में से मान लो 60 करोड़ से सब्सक्राइब करेगी तो उसका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, है ना। अब सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्ड अप कैपिटल की बात करते हैं। द अमाउंट विच द कंपनी हैज आस्क्ड इज शेयर होल्डर टू पे, जो शेयर होल्डर को कंपनी बोलती है कि आपको ये इतना अमाउंट आपको पे करना है, उसका वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब कॉल्ड अप कैपिटल में से पब्लिक कितना पे करती है, वो पेड अप कैपिटल हो गया। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, कंपनी तो बोल रही है कि हमको 50 रुपए पे करो पर शेयर, बाकी कस्टमर क्या बोल रहा है कि नहीं हम 40 शेयर का ही पेमेंट आपको कर पाएंगे अभी एट ए टाइम, तो ये उसका पेड अप कैपिटल हो गया। अब शेयर की बात करते हैं। शेयर एट पर मतलब उसकी जो फेस वैल्यू हो गई, ओरिजिनल वैल्यू जो अपन ने डिफाइन किया कि ये 50 रुपए का शेयर है तो उसका शेयर एट पर हो गया। शेयर एट प्रीमियम, इशूड एट हायर देन द फेस वैल्यू, है ना। प्रीमियम मतलब ज्यादा, डिस्काउंट मतलब कम। तो अगर कोई शेयर है उसको अभी जो वैल्यू उससे ज्यादा पे अपन उसको इशू करते हैं तो उसको शेयर एट प्रीमियम बोलेंगे, और उससे कम पे करेंगे तो शेयर एट डिस्काउंट बोलेंगे। एक होगा स्वीट इक्विटी शेयर, अगर कंपनी के एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को ही शेयर इशू किए जाते हैं तो उसको अपन स्वीट इक्विटी शेयर बोलेंगे। ये एक्चुअली इट इज डिस्काउंट पे होंगे, है ना। तो इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट, तो इसको स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। Employee Stock Option Scheme (ESOS), under which the company grant option to an employer to apply for share of the company at a predetermined price, है ना। जो भी पहले से एक प्राइस डिसाइड कर दी उसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय शेयर खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं। फोरफिटिंग एंड री इशूइंग ऑफ शेयर, फोरफिटिंग का मतलब होता है कैंसिलेशन। फोरफिटिंग मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना। जो भी उसके डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उन्होंने पे नहीं किया उनको हटा देना फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम आर फोरफिटेड, जो भी उन्होंने पहले अमाउंट पे कर रखा होगा उसको भी अपन
कैंसिल कर देते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर, तो कंपनी इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉल्ड बोनस शेयर, है ना। कुछ कस्टमर अच्छे भी होंगे तो उनको अपन बोनस शेयर इशू कर देते हैं बगैर सोचे समझे, है ना। देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट इज मैंडेटरी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होगा। ऐसे कैसे फंड फ्लो नॉट अ मैंडेटरी, है ना, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टू बी शोन सेपरेटली, इसको अलग से शो करेंगे, बाकी फंड फ्लो में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये जो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी में इसको कैश की पोजीशन दिखाएगा। डिटरमाइन द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल थ्रू अ स्पेसिफिक पीरियड। चौथा है यूज द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और यूज द एक्रेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत बढ़िया है, ये पूछ सकते हैं अपन कैश फ्लो में क्या होता है, तो ये जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है और ये एक्रेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है। शेड्यूल्ड विद द बैलेंस शीट, है ना, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाएंगे अलग अलग शेड्यूल है, 10-12 है ये अपने को याद होना चाहिए, 12 है। तो शेड्यूल 1 बैलेंस शीट का बताता है कैपिटल, शेड्यूल 2 बताता है रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 2A बताता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेड्यूल 3 बताता है डिपॉजिट्स, शेड्यूल 4 बताता है बोरोइंग्स, शेड्यूल 5 बताता है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस विथ RBI, शेड्यूल 7 बताएगा बैलेंस विथ बैंकर्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल 8 बताएगा इन्वेस्टमेंट, 9 बताएगा एडवांसेस, शेड्यूल 10 बताएगा फिक्स एसेट, शेड्यूल 11 बताएगा अदर असेट्स और शेड्यूल 12 बताएगा कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना। ये सारे शेड्यूल अपने को याद होना चाहिए, तो ये एग्जाम में पूछ सकते थे। शेड्यूल 4 ऑफ बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अपने को वहां पे ऑप्शन लिखना है बोरोइंग्स। टर्म यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, है ना, ये कुछ कंप्यूटर का है, डेटा रिकॉर्ड फाइल वगैरह। सबसे छोटा जो रहता है वो फैक्ट्स जो रहता है उसको अपन डेटा बोल सकते हैं। मींस एनी फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, अजम्पशंस और अकरेंस, ये सबसे पहले अपन डेटा को ही कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको आप ग्रुप में जमा देते हैं, ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग, है ना। डेटा को कलेक्ट करके रिकॉर्ड एज ए ग्रुप में उसको अपन अरेंज कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, है ना। अब रिकॉर्ड हो गया, अब उसको अपन एक फाइल बनाते हैं, जो डेटा अपना है उसको कंपाइलेशन ऑफ रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड, जो एक जैसा डेटा है उसको अपन कंपाइल कर लेंगे, उसको अपन फाइल बोलेंगे, है ना। सिस्टम की बात करें तो वेरियस कंपोनेंट दैट प्रोसेस द डेटा उसको अपन सिस्टम बोलेंगे। थैंक यू।